हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में। लास्ट वीडियोस में हम लोग सीखे थे मेरे भाई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, ग्राफ को कैसे पुट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और उसके बाद ये भी हम लोग सीखे थे कि कोई भी अगर दो इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें बहुत सारा आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, या फिर कौन ये इक्वेशन देख करके आपको बताना है कि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस बेसिस पर हम लोग ग्राफ को पुट करना सीखे थे मेरे भाई, जो कि RS अग्रवाल बुक से हम लोग बनाए थे। आज हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, और आपको वीडियोस लास्ट तक देखना है ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएँ। और एग्ज़ाम में इससे सवाल हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है मेरे भाई, ग्राफ पर बेस्ड सवाल 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का भी पूछा ही जाता है। इसलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। एक्सरसाइज को बनाने से पहले मेरे भाई आपको ये चीज़ ज़रूर जान लेना चाहिए कि अगर कोई भी दो इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कहने का मतलब कि दो इक्वेशन वो जैसे a1x प्लस b1xy प्लस c1 बराबर 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी दो फॉर्म में हमेशा इक्वेशन आपको दिया रहेगा। देखिए a1x है, ये b1y है, और ये c है। c इसमें नहीं दिया हुआ है, c गायब है। c रह भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम क्या देखें कि मेरे पास a2x है, b2y है और c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन मेरे पास दिया गया है, और इक्वेशन देकर के आपसे पूछा गया कि बताइए ये दोनों इक्वेशन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये लाइन क्या करेगा। तो ये लाइन, दो इक्वेशन का जो लाइन होगा वो एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा मेरे भाई। और कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को काटता है तो वैसे लाइन को कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि वो लाइन आगे बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर दो इक्वेशन देने के बाद आपका कोफिशिएंट अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाए मेरे भाई, यानी इसका कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाए, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाए, इसका कांस्टेंट टर्म इसके बराबर हो जाए, तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो वैसे इक्वेशन में अगर आप ग्राफ में ऐसे इक्वेशन को पुट कीजिएगा तो आपको कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलेगा। यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी, तीसरा लाइन भी एक ही लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसे लाइन में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, यानी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारा आप सॉल्यूशन इसमें वैल्यू एक्स और वाई के वैल्यू आप निकाल सकते हो। और एक्स और वाई के वैल्यू जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही को भी हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे दो लाइन को भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों लाइन आपस में बढ़ते ही जाता है, कहीं रुकता नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका पहला दो कोफिशिएंट a1 a2 और b1 b2 अगर आपका बराबर है, लेकिन तीसरा वाला कांस्टेंट टर्म अगर आपका बराबर नहीं है, उन दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन में हमेशा जो लाइन ग्राफ पर बनेगा वो पैरेलल बनेगा मेरे भाई। यानी कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है, पैरेलल दिखेगा। ये कहीं भी दोनों लाइन आपस में टच नहीं करेगा, और कभी भी दो लाइन जब आपस में टच नहीं करेगा तो इसमें एक भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? इंटरसेक्टिंग में मेरे भाई केवल एक जगह जो है लाइन मीट करेगा, एक जगह मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन कहा जाता है। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब एक ही लाइन पर बहुत सारा, एक ही लाइन पर दूसरा भी लाइन हो, दूसरा इक्वेशन का लाइन भी इसी पर हो, तीसरा का भी इसी पर, यानी जितना इक्वेशन हो सबका लाइन एक ही के ऊपर जो है चढ़ करके जाए, तो वैसे लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और इसमें बारी बारी पर हर जगह हर पॉइंट पर वो लाइन टच करता है, इसलिए इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन हो जाए तो वो कहीं भी आपस में टच नहीं करता, और नहीं टच करता इसलिए उसमें आपको सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और ऐसे दो इक्वेशन में जिसमें पैरेलल लाइंस हो जाए और नो सॉल्यूशन आपको देखने को मिले, ऐसे को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसी पर बेस्ड सवाल पूछा जाता है मेरे भाई। आइए सवाल देखते हैं कि सवाल आखिर कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सरसाइज 3.1 आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। इसमें क्या पूछा गया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर जोड़ा बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उस पर बेस्ड, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और आपको सॉल्यूशन जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग पुट करके आपको दिखाना है। ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही है मेरे भाई। कैसे पुट करेंगे देखते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल ये पूछा गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10
टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे जो हैं क्लास 10th के वो मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कों की संख्या जितने भी थी उससे 4 लड़कियां अधिक थी, तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़के कितने थे, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी आपको बताना है कि क्विज में कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ जो है पार्टिसिपेट हुई थी। पहले तो आपको इसको ग्राफिकली जो है पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताने हैं, और बताने के बाद फिर आपको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन करना है। और ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आपको हर साल देखने को मिलेगा मेरे भाई। आइए सॉल्व करते हैं, सीखते हैं कि आखिर कैसे ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई। जैसे कि सवाल नंबर पहला आपने देखा कि 10 बच्चे थे पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में, जिसमें से लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक था मेरे भाई। तो पहले आपको मानना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी, अगर उसको आप x मानते हो, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ अगर आप उसको y मानते हो, तो इसीलिए क्वेश्चन क्या था कि दोनों बच्चों का जोड़, यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स दोनों को मिलाने पर टोटल कितने बनते हैं, 10 स्टूडेंट बनते हैं मेरे भाई, जिसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये कहा कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कियां x है, अगर ये x है और ये लड़का y है, लड़का में 4 अधिक ऐड करेंगे तब वो लड़की के बराबर, क्योंकि लड़की 4 ज़्यादा है। अगर लड़की 4 ज़्यादा है, लड़की 4 ज़्यादा है तो लड़के में 4 अधिक करेंगे तब वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई। अगर हम इसको ऐसे ले आए, वापस ले आए, तो ये क्या होगा मेरे पास, y को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस वाई जो होगा वो आपका 4 होगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा, वो आपका 4 होगा। और ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला तो हम लोग ये काम किए कि 2 इक्वेशन बना लिए मेरे भाई। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद, जैसे ही इक्वेशन मेरे पास बन गया, इक्वेशन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यानी x और y का 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे मेरे भाई, वो देखिए। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली 3 solutions of each equation is needed. आपको ग्राफ पर पुट करने के लिए दोनों इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन तो आपको निकालने ही होंगे। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से, जो कि मेरा पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 था। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें मेरे भाई तो क्या होगा, 10 माइनस के वाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे जो है हमको 3 सॉल्यूशन निकालना है। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ऐसा बॉक्स बनाने के बाद आपको इस बॉक्स को x और y के नाम से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर आपको x लिखना होगा, यहाँ पर आपको y, और इसके लिए 3 बॉक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, ऐसे आगे बढ़ते जा सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कभी भी अगर आपने x का जो वैल्यू पुट किया है, इसमें जो भी आप x का या y का वैल्यू पुट करेंगे, अगर y का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो x का वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब कि या तो वो प्लस में नंबर आना चाहिए या फिर वो माइनस में नंबर आना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए उसको, तो उसको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए मेरे भाई, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो रूट में आंसर नहीं आना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमेशा वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि हमने x का वैल्यू, जैसे अगर इसमें हम y के वैल्यू 5 पुट कर देते, यहाँ पर y का वैल्यू 5 पुट करते तो x भी मेरे पास क्या आता, 5 ही आता कि नहीं आता मेरे भाई। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू अगर 6 पुट कर देते तो x का वैल्यू कितना होता, 4 हो जाता।
अब इस बार पलट देते हैं, अगर हम y का वैल्यू 4 पुट कर देते तो x का वैल्यू 6 हो जाता। कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपने पहले इक्वेशन से जो है 3 सॉल्यूशन को फाइंड किया, फिर आपको दूसरा इक्वेशन से भी जो है 3 सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था, तो x बराबर था y + 4 था। अब यहाँ से भी आपको 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा मेरे भाई, और बॉक्स बनाने के बाद आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। इसमें x और y का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3 सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम एक y के वैल्यू जैसे ही 1 पुट कर दिए तो x मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो x 5 आएगा। अगर हम y का वैल्यू पुट 0 कर देते तो भी x का वैल्यू मेरा कितना होता है, यहाँ 0 पुट करते तो 0 + 4 4 होता है x का वैल्यू मेरे भाई। अगर y का वैल्यू हम -1 पुट कर देते तो x का वैल्यू कितना आता, तो x का वैल्यू जो है वो 3 आता या नहीं आता। आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, ग्राफ आपका सेम एज इट इज़ ही बनेगा। इतना करने के बाद अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मेरे भाई। यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे इक्वेशन को फाइंड करना और कैसे आपको लिखना है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट। पहले इक्वेशन से हम लोगों ने 3 सॉल्यूशंस को फाइंड किया था, जिसमें x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू भी 5 था, x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 6 था, और x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू 4 था। अब इसको आपको ग्राफ में पुट करना है। हम जानते हैं कि इसको x एक्सिस कहते हैं और इधर वाले को x डैश कहते हैं मेरे भाई। सेम एज इट इज़ इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग y डैश के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको इस ग्राफ में पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, जैसे x का वैल्यू 5 था, ये 5 था, तो y का वैल्यू भी ये 5 था। आपको केवल इस पर डॉट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, अगला जो था x का वैल्यू अगर 4 था तो y का वैल्यू कितना था, 6 था। यानी x का वैल्यू ये 4 था तो y का वैल्यू कितना था मेरे भाई, 6 था। सेम एज इट इज़ तीसरा पॉइंट क्या था, x का वैल्यू अगर आपका 6 था तो y का वैल्यू आपका कितना था, y का वैल्यू आपका 4 था मेरे भाई। तीनों पॉइंट जैसे ही आपने पुट किया, पुट करने के बाद आपने क्या देखा कि तीनों एक ही लाइन पर जा रहा है। जैसे आपने क्या देखा कि ये x का 5, अगर आप इसको ड्रैग करोगे, ऐसे आगे बढ़ाओगे ग्राफ में, तो ये इसका 5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी ये पॉइंट होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू 4 था, यानी कि ये 4 वाला ड्रैग करोगे ये वाला, तो ये कहाँ पर आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा, इस पर आएगा। और जैसे ही आप ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6 वाला ड्रैग करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर आओगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और फिर ये इससे मैच करेगा। आपने क्या देखा कि ये तीनों का तीनों जो है, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर आया मेरे भाई। यहाँ पर देखो, ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर आया। आपको एक लाइन इस पर जो है ऐसे खींच देना है, दोनों ऐसे, और खींचने के बाद जो कोऑर्डिनेट था उसको आपको लिखना है। जैसे ये कोऑर्डिनेट क्या था, तो इसका जो कोऑर्डिनेट था वो था पहले x यानी कि 6, बाद में y यानी कि 4। इसका अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते तो पहले इसका x लिखते यानी कि 5, और बाद में y यानी कि ये 5 लिखते। ये बॉक्स थोड़ा आप ऊपर बनाओगे, मेरे पास जगह कम था इसलिए हमने यहाँ बना दिया है, लेकिन आपको इस बॉक्स को ऊपर बनाना है, ठीक है मेरे भाई। तीसरा का कोऑर्डिनेट क्या था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, तो इसका x जो था वो 4 था और इसका जो है y जो था वो 6 था। ऐसे कोऑर्डिनेट आपको लिख लेना है। इक्वेशन पहला का आपने जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर लिया है इक्वेशन फर्स्ट का। सेकंड इक्वेशन आपका जो था, सेकंड इक्वेशन क्या था मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x और y का जो 3 सॉल्यूशन निकला था, x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू -1। अब इस 3 सॉल्यूशन को हमको ग्राफ में पुट करना है मेरे भाई। कैसे पुट करेंगे तो वो देखिए। जैसे कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, मेरे पास दिया हुआ कि x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू अगर ये 5 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी कि ये 1 है। इसको ड्रैग कीजिएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ हम क्या देखें, दूसरा है कि x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू 0 है, यानी x का वैल्यू अगर ये 4 है
तो y का वैल्यू 0 यहीं पर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को 0 0 कहते हैं। यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है, यानी कि ये डायरेक्ट यहीं पर पॉइंट रह गया। तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू अगर ये 3 है तो y का वैल्यू -1 है। अगर आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो ये कहाँ पर पॉइंट आएगा मेरे पास? यहाँ पर आया तीनों पॉइंट। अब इस तीनों पॉइंट को आपको मिला देना है, ऐसे स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपको इस तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। मिला दिए। मिलाने के बाद जो दोनों लाइन बना, पहला वाला जो लाइन बना इसका जो इक्वेशन था आपको उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे पहले वाले का इक्वेशन क्या था? x + y = 10। सेम एज इट इज़ आपने जो दूसरा लाइन बनाया है, दूसरा लाइन इसका इक्वेशन क्या था? ऐसे एरो दे करके लिखना पड़ेगा। दूसरा का इक्वेशन क्या था? ये था x - y = 4। अब उसके बाद जहाँ पर ये लाइन मिट किया, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया लाइन, उस लाइन का कोऑर्डिनेट भी आपको लिखना है। तो इसका x क्या है मेरे भाई? तो इसका x है आपका 7। इसका y क्या है मेरे भाई? तो इसका y है आपका 3। और यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आया कि आपको ग्राफ में कैसे पुट करना है सॉल्यूशंस को। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सवाल 2 इक्वेशन दे दिए जाए तो आपको ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कैसे ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी 5 पेंसिल और 7 पेन को अगर आप खरीदते हैं तो दोनों 50 रुपये में आता है। सेम वैसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन अगर आप खरीदते हैं तो वो 46 रुपये का आता है। तो सबसे पहले इसने कहा कि पहले तो आप इसका इक्वेशन बना करके दो दिखाइए कि आखिर इसको आप इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको एक पेन और एक पेंसिल का जो है ये कॉस्ट भी बताना है। फिर उसके बाद इसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है मेरे भाई। आइए देखते हैं कि कैसे इसको ग्राफ में पुट करेंगे। सेकेंड नंबर सवाल को बनाने के लिए पहले आपको पेंसिल और पेन के कॉस्ट को x और y मानना पड़ेगा। जैसे हमने जो है पेंसिल के कॉस्ट को x मान लिया है और पेन के कॉस्ट को हमने y मान लिया कि एक पेन का लागत y रुपया था। सवाल ये पूछा कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम अगर 50 रुपया है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या था कि 7 पेंसिल 7 पेंसिल और 5 कलम दोनों का जोड़ कितना है? 46 रुपया है। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना। अब 2 इक्वेशन होने के बाद मेरे भाई इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली 3 सॉल्यूशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन इज़ नीडेड। इतना लिखने के बाद आपने इक्वेशन 1 को लिखा और लिखने के बाद x का वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ 3 पुट किया तो ये 15 हो गया। 15 आपने ले जाकर के इधर घटा दिया तो 35 बचा। 7 से डिवाइड किए तो 5 आ गया। सेम एज इट इज़ अगर आपने x का वैल्यू 10 रखा है तो ये 50 हो गया। 50 इधर ले जाके घटा दिया तो 0 बच गया। 0 को 7 से डिवाइड किए तो 0 आया। इस बार अगर x का वैल्यू आप नेगेटिव रख लेते हो -4 तो -4 5 जो कितना हो जाएगा? -20। -20 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 70 बन जाएगा। 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। यानी कि पहले इक्वेशन से आपने 3 सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया। सेम एज इट इज़ आपको इक्वेशन सेकंड से भी 3 सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आपका इक्वेशन सेकंड क्या था मेरे भाई? तो वो ये था 7x + 5y = 46। अब यहाँ से भी आपको x और y का 3 सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से 3 सॉल्यूशन फाइंड करोगे मेरे भाई। जैसे ही अगर आप मान लो x का वैल्यू अगर 8 रखते हो, 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56। 56 इधर ले जाओगे, घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? -2 आएगा। यानी कि अगर x का वैल्यू आप 8 रखे तो y का वैल्यू कितना आया? -2 आया। या फिर अगर x का वैल्यू आप 3 रखते तो 3 7 जा 21 होता। 21 इसमें जाकर के माइनस होता तो 25 बचता। 5 से डिवाइड करते तो क्या बचता? y का वैल्यू 5 होता अगर आप x का वैल्यू 3 रखते। हमेशा आपको याद रखना है कि वैल्यू जो निकालना है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि या तो प्लस में या वो माइनस में। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है जब आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तब। यानी आपका x और y का जो 3 सॉल्यूशन आना चाहिए वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि x का वैल्यू हमने -2 रख दिया। -2 रखे तो ये 7 2 जा -14 हुआ। -14 इधर ले जाकर के ऐड किए, -14 जैसे इसमें ऐड किए तो 60 बन गया। और 60 को 5 से हम डिवाइड किए तो कितना आया मेरे भाई?
12 आया। हमने दोनों इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब इसी 3 सॉल्यूशंस को आपको ग्राफ में पुट कर देना है। आइए देखते हैं कि इसको ग्राफ में कैसे पुट करेंगे मेरे भाई। ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, बीच वाले में जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई का वो 0 0 होता है। इस पॉइंट पर ये आपको याद रखना है। हमने पहले वैल्यू पुट कर लिया। इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं मेरे भाई, इस वाले लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। इधर वाले को एक्स डैश और नीचे वाले को वाई डैश कहा जाता है। जैसे कि पहला इक्वेशन से आपने जो 3 सॉल्यूशन निकाला था उसमें से एक्स का वैल्यू 3 था तो वाई का वैल्यू 5 था, एक्स का वैल्यू 10 था तो वाई का वैल्यू 0 था, एक्स का वैल्यू -4 था तो वाई का वैल्यू 10 था। इसी चीज़ को आपको ग्राफ में पुट करना है। जैसे एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 5, इसका पॉइंट कहाँ आएगा मेरे भाई, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। आपको केवल पॉइंट पुट करने हैं। सेम एज इट इज़ एक्स का वैल्यू अगर 10 था तो वाई का वैल्यू क्या था मेरे भाई, 0 था। हमने क्या देखा कि एक्स का वैल्यू अगर 10 था तो वाई का वैल्यू क्या था मेरे भाई, वाई का वैल्यू 0 था। तो ये पॉइंट तो यहीं पर रह जाएगा क्योंकि वाई का वैल्यू तो 0 है। तीसरा जो मेरे पास सॉल्यूशन था तीसरा, वो एक्स का वैल्यू -4 था तो वाई का वैल्यू 10 था। अब एक्स का वैल्यू -4 फाइंड करेंगे मेरे भाई। तो एक्स का वैल्यू -4 हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये -4 है। तो वाई का वैल्यू 10 कहाँ होगा मेरे भाई, वाई का वैल्यू 10 जो है ऊपर आएगा। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। स्केल से आप लोग स्केल से बढ़ाइएगा मेरे भाई। ये 7 है, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि x का वैल्यू जैसे ही आपने y -4 पुट किया तो y का वैल्यू कहाँ आया, 10 आया मेरे भाई। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब जो ये 3 पॉइंट आया, इसको आपको स्केल के थ्रू तीनों पॉइंट को मिला देना है। जैसे ही आप इस तीनों पॉइंट को मिलाओगे मेरे भाई तो ये पॉइंट्स यहाँ से इसको टच करते हुए तीसरे पॉइंट को भी ये टच करेगा। तीसरा पॉइंट जो था आपका यहाँ पर 10, यहाँ तक ये टच करेगा मेरे भाई। और इसको बढ़ाने के बाद जो ये लाइन आया है, इस लाइन का इक्वेशन आपको लिख देना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या था, तो इस लाइन का जो इक्वेशन था वो था 5x + 7y = 50। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे वाले इक्वेशन का जो 3 सॉल्यूशन आया है, ये 3 सॉल्यूशन, इसको आपको ग्राफ में पुट करना है। x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 8 कहाँ है मेरे भाई, तो x का वैल्यू ये 8 है तो y का वैल्यू -2 है। ये कहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा है x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू 5 है। अब x का वैल्यू 3 खोजेंगे मेरे भाई तो y का वैल्यू 5 कहाँ आएगा, इस पॉइंट को यहाँ बढ़ाएंगे तो ये x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 यही इसी पॉइंट पर आएगा मेरे भाई, इसी पॉइंट पर। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा मेरे पास सॉल्यूशन क्या था, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 12 है, x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कितना है मेरे भाई, y का वैल्यू 12 है। 12 के लिए और आपको इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, x का वैल्यू जैसे ही आप -2 पुट किए, ये लाइन आगे गया, ये लाइन आगे गया, तो ये यहाँ पर आकर के मीट कर गया। कहाँ पर मीट कर गया मेरे भाई, यहाँ पर आकर के मीट कर गया। अब जो 3 डॉट मिला, आपको उस तीनों डॉट को आपको मिला देना है। मिलाएंगे, जैसे कि ये डॉट और ये वाला डॉट था हमारा, पहले इसको हम मिलाएंगे ऐसे। ठीक है मेरे भाई। और इसको इंक्रीज़ करते हुए तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वो कहाँ है, वो यहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर है। यहाँ तक इस लाइन को इंक्रीज़ करेंगे। अब मिलाने के बाद इस लाइन का भी आपको इक्वेशन लिखना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या था मेरे भाई, तो ये था 7x + 5y = 46। इतना लिखने के बाद जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट किया है, आपको उसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू जो है वो आपका 3 है और y का जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है मेरे भाई। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई कि आपको ग्राफ में कैसे पुट करना है किसी भी 2 इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। ठीक है मेरे भाई। ये एक जगह इंटरसेक्ट किया, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन था, क्योंकि इसका पहले का 2 कोऑर्डिनेट जो है आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 2 सॉल्यूशन जो आपने निकाला है वो आपस में बराबर नहीं है, उसका रेशियो बराबर नहीं है। जैसे ये 8 और 2 का रेशियो और ये 3 और 5 का रेशियो अगर बराबर हो जाता,
ये वाला इसके बराबर हो जाता तो भाई ये कोइंसिडेंट लाइन होता, और ये अगर इसके बराबर हो जाता। ठीक है मेरे भाई। हाँ, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 आपसे ये पूछा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। यानी आपको बताने हैं कि दो इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला लाइन होगा, या ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट एक ही के ऊपर दूसरा लाइन होगा। ये आपको बताना है। तीन पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और तीनों को कंपेयर करके आपको उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके आपको जो है बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये बताना है कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिया गया है और आपको बताना है कि ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या पैरेलल लाइन होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा। इसके लिए कैसे पता करेंगे मेरे भाई? तो इसके कोफिशिएंट के रेशियो को फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम देखना चाहें हेयर, अगर हम A1/A2 निकालना चाहें, A1/A2, A1 किसको कहते हैं? तो ये x के बगल वाले कोफिशिएंट को कहते हैं। वो कितना है मेरे भाई? वो 5। यहाँ पर A2 किसको कहते हैं? इस x वाले की कोफिशिएंट को कहते हैं। यहाँ पर A2 कितना है मेरे पास? 7 है। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से B1/B2 निकालना चाहें, एंड B1/B2, तो B1 किसको कहते हैं? B1 y वाले कोफिशिएंट को कहते हैं मेरे भाई। ये -4 है। नीचे वाला y का कोफिशिएंट कितना है? 6। अगर हम इसका रेशियो देखें और इसका रेशियो देखें, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे मेरे भाई तो ये क्या होगा? -2/3 होगा। ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर नहीं है। कभी भी अगर पहले वाले कोफिशिएंट का रेशियो अगर दूसरे वाले कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में जो लाइन होता है वो क्या होता है? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा क्या कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point। यानी क्या हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से ये देखें कि अगर कभी भी दो कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में जो दोनों इक्वेशन का लाइन होता है वो क्या करता है? एक जगह इंटरसेक्ट करता है, एक जगह आपस में जरूर काटता है, वो ऐसे। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ऐसे बताना है और ये हमेशा आपको याद रखना है। 3 जो है सिचुएशन दिया गया था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर कभी भी पहला दो कोफिशिएंट अगर आपस में बराबर नहीं हो तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करता है। अगर तीनों का तीनों कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाए तो वो कोइंसिडेंट होता है, और एक बराबर होता है रेशियो और दूसरे वाले के बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो लाइन पैरेलल होता है। जैसे हमने देखा कि पहला वाला रेशियो अगर बराबर नहीं हुआ तो ये इंटरसेक्टिंग हुआ, इंटरसेक्टिंग किया, एक जगह इंटरसेक्ट किया पॉइंट, एक जगह जो है दोनों लाइन मिलकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वाला इसमें पेयर क्या दिया हुआ था? सेकेंड वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था वो था 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा क्या था? 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से क्या देखें मेरे भाई? यहाँ से हम A1/A2 अगर हम निकालें, यानी कि एक दोनों का कोफिशिएंट, तो ये क्या है मेरे पास? 9/18 आया है मेरे भाई, और 9/18 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि दोनों 9 के टेबल में कट जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ से अगर हम एंड B1/B2 निकालना चाहें, B1/B2, तो यहाँ से B1/B2 अगर हम निकालेंगे तो B1 किसको कहते हैं मेरे भाई? ये शुरू वाले y का कोफिशिएंट, और B2 किसको कहते हैं? नीचे वाले y का कोफिशिएंट, ये 6। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो कितना आएगा? ये भी 1/2 आएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ तीसरा हम निकालना चाहें रेशियो C1/C2, यहाँ एंड आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे C1/C2, तो क्या है मेरे भाई? ये कांस्टेंट टर्म को कहा जाता है। C1 मेरा 12 है, C2 मेरा 24 है। यहाँ से भी हम रेशियो क्या देखें कि यहाँ से भी मेरे पास रेशियो 1/2 ही आया, यानी तीनों स्थिति में मेरे पास रेशियो 1/2 आया। इसीलिए जब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर हो जाए, और
C1 अपॉन C2 के बराबर हो जाए, तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाए तो इस स्थिति में क्या होता है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट होता है, आर कोइंसिडेंट होता है मेरे भाई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो लाइन चढ़ करके ग्राफ में जाएगा। ठीक है। तीसरा इसमें सी नंबर का इक्वेशन क्या था मेरे भाई, वो देखते हैं। जो तीसरा इक्वेशन था मेरे भाई वो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 था और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 था। यहाँ से भी अगर आप A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालना चाहो तो ये 6/2 होगा, यानी इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3/1 आएगा मेरे भाई। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर आप B1 अपॉन B2 निकालना चाहो तो B1 अपॉन B2 क्या होगा मेरे भाई, माइनस का 3 और ये माइनस का, यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो 1 छुपा हुआ है। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई कि ये दोनों तो एक जैसा आ गया। फिर उसके बाद हम C1 अपॉन C2 का वैल्यू निकालेंगे, एंड C1 अपॉन C2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना है मेरे भाई, 10। C1 मेरे पास 10 है और C2 मेरे पास कितना है, 9। हम क्या देखें कि शुरू का दो कोफिशिएंट का रेशियो तो एक जैसा आया 3/1, लेकिन तीसरा वाला जो है वो अलग हो गया। तो कभी भी इस स्थिति में कि अगर A1 जो है वो A2 अगर बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन तीसरे इक्वेशन के बराबर नहीं हो, C1 अपॉन C2 के अगर वो बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो है सो द पेयर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्या होगा, पैरेलल होगा मेरे भाई। यानी तीन इक्वेशंस को बनाए और तीनों से हम यही सीखे कि अगर पहला दो वाले का अगर रेशियो बराबर नहीं हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तीनों अगर आपस में बराबर हो तो कोइंसिडेंट लाइन वो होता है, और एक अगर रेशियो बराबर हो और एक रेशियो बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में वो लाइन क्या होगा, ग्राफ में वो पैरेलल रिप्रेजेंट होता है मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी सवाल नंबर तीसरा आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हम लोग पढ़े थे मेरे भाई कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर लाइन जो है कोइंसिडेंट हो, इन दोनों स्थिति में लाइन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है मेरे भाई। लेकिन अगर वो लाइन पैरेलल हो जाए तो उस स्थिति में वो लाइन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं मेरे भाई। यानी करना आपको वही है, दोनों इक्वेशंस के जो है कोफिशिएंट का रेशियो आपको फाइंड करना है और उस बेसिस पर आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है मेरे भाई। आइए सॉल्व करके देखते हैं, सीखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम कैसे इसको बना सकें। ये था दो इक्वेशन मेरे भाई, सवाल नंबर तीसरा का पहला दो इक्वेशन, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, और आपसे पूछा गया कि बताइए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कोफिशिएंट के रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप A1 अपॉन A2 निकालना चाहो, A1 किसको कहते हैं, x के बगल वाले नंबर को कहा जाता है, A2 किसको कहते हैं मेरे भाई, नीचे वाले x का बगल वाले को संख्या को कहा जाता है, कोफिशिएंट को कहा जाता है। यहाँ से हम A1 A2 का रेशियो 3/2 निकालें। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ से B1 अपॉन B2 का वैल्यू निकालना चाहें, B1 अपॉन B2, तो हम क्या देखें कि B1 मेरे पास y का जो बगल वाला कोफिशिएंट है वो B1 होता है और नीचे वाले y के बगल वाला कोफिशिएंट जो होता है वो B2 होता है। हमेशा याद रखना है कि कोफिशिएंट आपको साइन के साथ लिखना है, प्लस में है तो प्लस तो नहीं लिखते, लेकिन अगर वो माइनस में है तो माइनस के साथ आपको लिखना ही है। हम यहाँ से क्या देखें कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में बराबर नहीं है, यानी हम क्या देखें कि A1 अपॉन A2 जो है आपस में बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 का। और कभी भी इक्वेशन जो है उसका दो कोफिशिएंट शुरू वाला अगर बराबर नहीं होता है तो वैसा इक्वेशन का लाइन जो ग्राफ में हमेशा इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर तो ज़रूर कट करता है, और कहीं भी एक पॉइंट पर कट करता है, और ऐसे लाइन को हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि इसीलिए तो यहाँ से क्या देखें मेरे भाई, सबसे पहले हम दोनों का रेशियो निकाले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, इस दोनों इक्वेशन का। और यहाँ से हम क्या देखें कि दोनों का रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन वाला इक्वेशन अगर है तो वैसे लाइन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट सवाल जो इसमें है सेकेंड, नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8
एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से फिर आपको रेशियो फाइंड करना है। यहाँ आपको लिखना है कि हेयर a1 अपॉन a2 निकालोगे तो a1 कितना है आपके पास 2 है, a2 कितना है 4 है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1/2। सेम एज इट इज़ यहाँ से b1 अपॉन b2 जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा, b1 आपके पास -3 है, b2 आपके पास -6 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या आएगा 1/2। एंड यहाँ से c1 अपॉन c2 अगर आप फाइंड करोगे मेरे भाई c1 अपॉन c2 तो वो आपके पास क्या है 8/9 है। यहाँ से हम क्या देखें कि ये दो रेशियो तो आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। कभी भी जब पहला दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए लेकिन तीसरा वाला अगर बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में जो लाइन होता है वो पैरेलल लाइन बनता है, और पैरेलल लाइन जो होता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है मेरे भाई। अगर यही सवाल आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए, जैसे कि सवाल नंबर नेक्स्ट तीसरा सवाल आपका फ्रैक्शन में है 3x अपॉन 2 माइनस प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7, और दूसरा जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वो है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 40। और ये दो इक्वेशन को आपको देख करके बताना है कि ये लाइन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट मेरे भाई। सेम आपको वही काम करना है कि हेयर a1 अपॉन a2 जब रेशियो आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 3/2 और नीचे में आएगा 9, क्योंकि ये वाला a1 है और नीचे वाला ये वाला a1 है, ये वाला और नीचे वाला a2 है। अगर आप 3 टुकड़े में ये आ गया, कभी भी अगर ऐसे 3 टुकड़े में आता है मेरे भाई तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 4 टुकड़े में आता है तो इसको हम पलट करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी क्या होगा मेरे भाई, ये 3 वैसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि शुरू वाला सबसे आखिरी से मल्टीप्लाई होता है, अब बाकी ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये 1/6 आएगा। सेम यहाँ से अगर आप b1 अपॉन b2 फाइंड करोगे, b1 अपॉन b2 तो वो क्या आएगा मेरे भाई, वो आपके पास b1 क्या है 5/, यहाँ से हम क्या देखें मेरे भाई, b1 अपॉन b2 हम फाइंड किए तो b1 मेरे पास क्या था, b1 जो था वो मेरे पास 5/3 था और b2 मेरे पास माइनस का 10 था। इसको वैल्यू को पुट की, इसके नीचे 1 छुपा हुआ था मेरे पास, 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होता तो ये 3 10 -30 होता और 5 ऊपर रहता, उसको अगर हम कैंसिल आउट करते तो माइनस का 1/6 आता। यानी कि हम क्या देखें कि a1 अपॉन a2 1/6 था, जबकि b1 अपॉन b2 जो है वो माइनस का 1/6 था। यहीं से हम देखें कि ये रेशियो तो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसीलिए हम क्या देखें यहाँ से कि a1 अपॉन a2 जो है वो मेरा बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। और कभी भी फर्स्ट दो रेशियो अगर आपस में बराबर नहीं होता तो ऐसा लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट कहलाता है मेरे भाई। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा सो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो क्या होगा, आर कंसिस्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 में हम लोग यही पढ़े कि आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे कि वो कंसिस्टेंट है या फिर नंबर 4 में भी यही पूछा गया सवाल, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। पहला तो आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। इतना बताने के बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे इसमें से देखते हैं कौन कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है और कौन कौन सा जो है वो इनकंसिस्टेंट है और कैसे वो ग्राफ में पुट होगा। आइए देखते हैं मेरे भाई। जैसे सवाल नंबर 4, इसमें क्या है, 2 इक्वेशन दिया गया है मेरे भाई, x + y = 10 एंड 2x + 2y x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ये आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे कैसे हम पहले पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, इसके लिए पहले आपको
सबके कॉफिशिएंट का रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसके बगल में कुछ नहीं है तो वो क्या है मेरे भाई, वो 1 है। यानी A1 अपॉन A2 का अगर आप रेशियो यहाँ से निकालोगे तो A1 जो है वो आपका 1 है और A2 आपके पास क्या है, वो 2 है मेरे भाई। सेम एज इट इज़ अगर आप यहाँ से B1 निकालोगे, y के बगल वाला कॉफिशिएंट को B1 कहते हैं, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है मेरे भाई, और यहाँ पर B2 आपके पास कितना है, 2 है। देखिए कि दोनों का रेशियो मेरा सेम आया। सेम एज इट इज़ हम C1 अपॉन C2 का वैल्यू निकालेंगे। ये कांस्टेंट टर्म को C1 और C2 कहा जाता है। इसका रेशियो भी अगर हम निकालेंगे मेरे भाई तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। यानी हम क्या देखें कि तीनों का तीनों रेशियो जो है आपस में एक जैसा आया। इसीलिए कभी भी अगर तीनों रेशियो आपस में एक जैसा आता है, यानी A1/A2 जो है वो बराबर होता है B1/B2 के, और वो बराबर होता है C1/C2 के, तो इस स्थिति में जो वो लाइन बनता है वो कोइंसिडेंट लाइन बनता है। और कोइंसिडेंट लाइन को हमेशा कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है, कंसिस्टेंट लाइन कहा जाता है। इसीलिए द पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगा, वो क्या होगा, आर कंसिस्टेंट होगा। यानी कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर क्या होगा, कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सॉल्यूशंस तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा फॉर 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन इक्वेशंस आर। क्या होगा, पहला वाला इक्वेशन जो था वो मेरे पास था x + y = 5। यहाँ से आपको x और y के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी जैसे ही आपने देखा कि x का वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 जाके घट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा मेरे भाई। अगर x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। इस इक्वेशन आएगा मेरे भाई। यानी हमने 3 सॉल्यूशन जो है पहले वाली इक्वेशन का फाइंड कर लिया। सेम आपको सेकंड इक्वेशन का भी 3 वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, 3 सॉल्यूशन। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर इक्वेशन सेकंड। दूसरा आपका जो इक्वेशन था मेरे भाई वो क्या था, तो दूसरा इक्वेशन जो था वो था 2x + 2y = 10। ठीक है, यहाँ भी आपने x का वैल्यू 4 पुट किया, x का वैल्यू 4 पुट किए तो 8 हो जाएगा, 8 आके घट जाएगा। घटने के बाद 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। x का वैल्यू अगर आपने 3 पुट किया तो सेम वैसे ही 2 आएगा। 2 वैल्यू पुट करोगे तो सेम एज इट इज़ आपका 3 आएगा, जैसे इसमें वैल्यू रखोगे। यानी x की जगह 3 रखोगे तो ये 6 बन जाएगा, 6 जाके घट जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। x की जगह 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 ले जाके घटा देंगे इसमें तो 6 बचेगा, 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। दोनों इक्वेशन से हमने 3 सॉल्यूशन जो है फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं मेरे भाई कि आखिर इसको आप ग्राफ में कैसे पुट करोगे। ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। सबसे पहले आपने जो x और y का 3 सॉल्यूशन निकाला है उसको आपको यहाँ लिखना है। आपने दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम फाइंड किया है क्योंकि दोनों इक्वेशन का रेशियो इक्वल आपका आया था। A1/A2, B1/B2, C1/C2 दोनों इक्वेशन में आपका एक जैसा आया था, तो दोनों का सॉल्यूशन भी 3 सॉल्यूशन आपका एक जैसा आया, इसलिए हमने एक ही जगह दोनों को लिख दिया है। अब इसी चीज़ को आपको पुट कर देना है ग्राफ में। जैसे कि x का वैल्यू अगर आपका 4 था तो y का वैल्यू 1 था, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x का ये 4 और ये y का आपका 1 हो गया, ये पॉइंट यहाँ आएगा। x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 2 था, यानी कि ये 3 है और इधर से ये 2, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। और उसके बाद x का वैल्यू अगर आपने 2 लिया था तो y का वैल्यू आपका 3 आया था, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। आपने क्या देखा कि ये 3 पॉइंट आया, इस तीनों पॉइंट को आपको केवल मिला देना है। हम मिलाने के बाद दूसरे इक्वेशन से भी यही पॉइंट आता, दूसरे इक्वेशन में भी आपका लाइन इसी को कट करते हुए जाता। यानी कि इससे हम क्या देखें कि कभी भी तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है तो वैसे लाइन को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन उसको कहा जाता है जो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी चढ़ करके जाए, है ना। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें हम देखें कि दोनों इक्वेशन जो था, यानी कि मेरा पहला इक्वेशन भी और दूसरा इक्वेशन भी, दोनों का कोऑर्डिनेट दोनों का मेरे पास जो सॉल्यूशन आया था वो सेम ही आया था मेरे भाई। तो आपको लिख देना होगा कि इसमें दूसरा जो इक्वेशन था 2x + 2y = 10, या फिर जो पहला इक्वेशन था आपका वो x + y = 5। दोनों के लिए सेम ही लाइन ये है और सेम लाइन है और सेम इसका सॉल्यूशन है। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ इसका कोऑर्डिनेट आया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये x का 4 था और y का 1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, ये वाला कोऑर्डिनेट x का 3 है, y का 2, और ये वाला x का 2 है और y का 3।
आपको ऐसे कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा, और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि आपको ग्राफ में कैसे पुट करना है 2 इक्वेशंस को। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और सपोर्ट करना एकदम नहीं भूलो मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट जितना भी सवाल बच रहा है, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। अभी तक के लिए